हेलो बेटा। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में कि कैसे पढ़ना है आपको। अब हम बात कर रहे हैं आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा इस फिजिक्स से इंट्रोडक्शन करवा रहा है। बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत सिंपल सा एक चैप्टर। इससे कोई टेक्स्ट बुक में या फिर पेपर में कुछ खास बातें पूछी नहीं जाती हैं एक दो चीज़ों के अलावा, बट हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन है दुनिया से। चैप्टर का नाम है, आप पढ़ सकते हैं बोर्ड पर, क्या नाम है? फिजिकल वर्ल्ड। जैसे ही मैंने ये वर्ल्ड बोला तो सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? वो दुनिया जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। यानी फिजिकल वर्ल्ड हुआ क्या? सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड हो गया हमारी तरफ से। क्या? जिस चीज को आप देख पा रहे हैं, जो भी आपके सामने दिख रहा है, आपको चांद तारे सितारे सब दिख रहे हैं, आपको रोड पहाड़ नदी सब कुछ दिख रहा है, आकाश भी दिख रहा है, ये सब चीजें देख पा रहे हैं। कुछ चीजें आप इमेजिन भी कर पाते हैं। अब वो बहुत अंदर की बातें हैं, जैसे वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो भी आप देख पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं, आप हवा को फील कर रहे हैं। देख नहीं रहे आप हवा को, आप हवा को क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं। हवा चल रही है, हवा बह रही है, वो आप फील कर रहे हैं। तो जिस चीज को आप फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सब क्या है? एक फिजिकल वर्ल्ड है। बड़ा सिंपल सी बात हुई। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? द वर्ल्ड दैट यू सी और यू कैन फील। तो मैं लिख देता हूं एक बार। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब द वर्ल्ड दैट, अरे यू ये वाला चलेगा क्या? चल जाएगा ना। दैट यू कैन, अरे सबको पता है, सबने चैटिंग में ऐसे ही लिखा है यू। दैट यू कैन सी और फील। फील कैसे करते हैं? अपनी सेंसेस से, आंखों से। सेंसेस कितनी होती हैं? 5 होती हैं, पता है आपको। और फील इज फिजिकल वर्ल्ड। वो सब क्या है? फिजिकल वर्ल्ड है। इतनी बात समझ गई। हमारा चैप्टर के नाम का मतलब हो गया। अब सबसे पहली बात जो इस चैप्टर में हम सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या? आपने 10th में सीखा होगा व्हाट इज साइंस। अब हम सीख रहे हैं व्हाट इज फिजिक्स। बड़ा प्यारा वर्ड है फिजिक्स। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इस नेचर में जो कुछ हो रहा है वो सब फिजिक्स है। जो कुछ भी इस नेचर में हो रहा है वो सब क्या है? फिजिक्स है। चाहे वो बादलों का बनना हो, अर्थ का रोटेट करना हो, आकाश या स्काई का ब्लू कलर हो, फॉग में हमें ना दिखना हो, नदियों का चलना, पहाड़ों का बनना है। अच्छा लगा क्या? नदियों का चलना, पहाड़ों का बनना, ये सब क्या है? फिजिक्स है। हमारा चलना भी फिजिक्स है। हम चल रहे हैं ना, हम और आप चल रहे हैं, ये भी क्या है? फिजिक्स है। इसको भी फिजिक्स से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सी चीजें, चाय का बनना, पानी का गर्म होना, ये सब चीजें सब क्या हैं? फिजिक्स हैं। तारों का टिमटिमाना, हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आप हमें देख पा रहे हैं, हम बोर्ड पे लिख पा रहे हैं, दिस इज ऑल फिजिक्स। सब क्या है? फिजिक्स है। ऐसी चीजें जो भी हम देख रहे हैं उन सब को एक्सप्लेन किया जा सकता है जिन थ्योरी से, उन सब को क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो हमारे सामने फिजिक्स क्या बन गई? इस नेचुरल वर्ल्ड में या इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी फिनोमेनाज हैं उन सब को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरीज का कलेक्शन। बड़ा प्यारा वर्ड बना। तो फिजिक्स मेरे हिसाब से क्या है? एक सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, कहां से आई। ये एक वर्ड है फ्यूजेस। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स का ओरिजिन कहां से हुआ? इस वर्ड, फिजिक्स का ओरिजिन नहीं बता रहा हूं, इस वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ? वो एक ग्रीक लेटर है फ्यूजेस, जिसका मतलब होता है नेचर। क्या मतलब होता है? नेचर। यानी कि नेचर से वर्ड आया फ्यूजेस, और इस फ्यूजेस को इंग्लिश में क्या कह दिया गया? फिजिक्स।
इतनी बात आपने सुन ली है और इसका मतलब होता है नेचर। तो डेफिनेशन क्या बनी कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच, पहले हिंदी में बोल रहा हूं आप सुनिएगा पूरी बात, फिजिक्स अलग अलग डेफिनेशन मिल सकती हैं। फिजिक्स जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसकी हेल्प से हम नेचुरल फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम नेचुरल फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो क्या डेफिनेशन बनी? फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस the branch of science with the help of which we can explain the natural phenomena फिनोमिनास की स्पेलिंग अच्छी लग रही होगी, ठीक है। बाई विद हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिनास, ये एक डेफिनेशन हो गई हमारे पास। लेकिन एक बात बोलूं, फिजिक्स एक इतनी बड़ी चीज है जिसको एक डेफिनेशन में बांधना सही नहीं है। फिजिक्स एक बहुत बड़ा फील्ड है, केवल नेचुरल फिनोमिनास के साथ इसको जोड़ देना ठीक नहीं है। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल फिनोमिनास और हम लोगों ने जो कुछ क्रिएट की हैं बातें, हम लोगों ने जेट प्लेन्स बनाए, हम लोगों ने प्लेन्स बनाए, ये सब मैन मेड हैं, बट ये सब भी किस पे वर्क कर रहे हैं? फिजिक्स पे वर्क कर रहे हैं। तो सिर्फ नेचुरल फिनोमिनास पे बात नहीं कर सकते। ये बात सिर्फ क्यों कर रहे हैं हम लोग नेचुरल फिनोमिनास की? बिकॉज इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? नेचर से, इस वर्ल्ड से ओरिजिन हुआ है, इसलिए हम सिर्फ नेचुरल फिनोमिनास की बात कर रहे हैं। बट आप अपने दिमाग को इस नेचुरल फिनोमिनास तक लिंक मत रखिएगा। फिजिक्स क्या है? जितनी भी नई नई इमेजिनेशन हम कर रहे हैं, कंप्यूटर बनाया, क्या ये कंप्यूटर नेचुरल है? क्या ये नेचुरल नेचर का है? नहीं है, ये हमने तैयार किया है, और हमने तैयार किया है तो ये मैन मेड है। लेकिन इसके पीछे भी वर्क क्या कर रही है? फिजिक्स। हम और आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो भी क्या है? फिजिक्स है। आप मुझे अब इस वीडियो लेक्चर के थ्रू देखेंगे, ये भी क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स केवल नेचुरल चीजों का कलेक्शन नहीं है, ये क्या है? बहुत सारी चीजों का कलेक्शन है, मैन मेड भी हैं, कुछ हमने खोजी हैं, कुछ तैयार की हैं, तो बहुत कुछ है फिजिक्स। तो ओवरऑल मैं अब सीधे शब्दों में बोलूं, पुराने जमाने में पत्थर रगड़ के आग जलाने से लेकर मार्स पर रहने की तैयारी तक सब कुछ क्या है? फिजिक्स है। एवरीथिंग इज फिजिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले जल मत जाना कोई भी। इतनी बातें आपने नोट कर ली। वैसे फिजिक्स की एक और डेफिनेशन मैं बोल सकता हूं जो हमारी बनाई हुई है। फिजिक्स क्या, ऐसा नहीं है, फिजिक्स क्या है? कलेक्शन है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है ऑफ थ्योरीज का। थ्योरीज का एक सिस्टमैटिक, थ्योरीज एंड लॉज का एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है, जिसकी हेल्प से हम फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं, नेचुरल फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज फिजिक्स फॉर यू। क्या बोला मैंने? फिजिक्स की एक और डेफिनेशन बोल रहा हूं, शायद आपको अच्छी लगे कुछ लोगों को। द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ थ्योरीज, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ थ्योरीज, या फिर मैं बोल सकता हूं लॉज, to explain natural phenomena, is called physics। आज इतनी बात सुन ली है आपने। अब बात करते हैं, हमें चीजों को, फिजिक्स क्या करना सिखाती है? हमें चीजों को एक्सप्लेन करना सिखाती है। अब चीजें कैसी हो सकती हैं? दो तरीके की हो सकती हैं, या तो बहुत छोटी या ठीक ठीक। क्या सुनी मेरी बात? चीजों को एक्सप्लेन करना सिखाती है, हर चीज के बारे में बताना सिखाती है। तो चीजें दो तरीके की हो सकती हैं, या तो बहुत छोटी या फिर बहुत बड़ी। बहुत बड़ी से मतलब ये नहीं है या तो बहुत छोटी या फिर ठीक ठीक, एवरेज से लेकर बड़ी साइज तक की। तो फिजिक्स
का स्कोप क्या है वो मैं बात कर रहा हूं, फील्ड ऑफ फिजिक्स या स्कोप ऑफ फिजिक्स। ये डेफिनेशन बनती जा रही है आपके पास, आप लिखते जा रहे होंगे मुझे उम्मीद है। अब मैं बात कर रहा हूं अगली हेडिंग की, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब ये हुआ किन किन चीजों से डील करती है, किन किन तरह की चीजों से डील करती है। तो या तो बहुत छोटी चीजें हैं जिनको हम आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, या फिर बड़ी बॉडीज हैं। तो दो तरीके के लेवल्स पे बात करते हैं फिजिक्स में। क्या हुआ, दो तरीके की चीजें, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की बात करते हैं, या फिर नॉर्मल बॉडीज की बात करते हैं। नॉर्मल बॉडीज या वेरी लार्ज बॉडीज, किन दो तरीके की बातें होती हैं, नॉर्मल बॉडीज या वेरी लार्ज बॉडीज। दो तरीके की बातें हम कर सकते हैं। आई होप आपको बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। नहीं दिख रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो अब दो तरह की बॉडीज की स्टडी हम कर रहे हैं। अब इन स्टडीज को हम बार बार इस नाम से नहीं बुला सकते कि वेरी लार्ज बॉडीज के लिए या स्मॉल बॉडीज के लिए। तो इनको फिजिक्स ने एक नाम दिया। क्या नाम दिया, बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो इसको क्या नाम दे दिया, माइक्रोस्कोपिक। डोमेन कौन सी हो गई फिजिक्स की, स्कोप ऑफ फिजिक्स या डोमेन ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं हम इसको। स्कोप की जगह क्या और वर्ड यूज कर सकते थे, ऑब्लिक में क्या यूज कर सकते हैं, डोमेन। डोमेन मतलब एरिया, किस एरिया में बात कर रहे हैं। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स की स्टडी वाली ब्रांच को क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल। और नॉर्मल बॉडीज की स्टडी जब हम करते हैं उस डोमेन को बोल दिया गया मैक्रोस्कोपिक। क्या बोल दिया गया, मैक्रोस्कोपिक। पहले तो ये दो वर्ड सुन लीजिएगा, अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। माइक्रोस्कोपिक का मतलब छोटे पार्टिकल्स की स्टडी, बहुत छोटे पार्टिकल्स की स्टडी। मैक्रोस्कोपिक मतलब नॉर्मल साइज की बॉडी से लेकर एक सन के बराबर का साइज, उनकी स्टडीज को क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक। और ये वर्ड सिर्फ फिजिक्स से ही जुड़े हुए नहीं है, मैं रियल लाइफ में आपसे बहुत बार बातें यूज करूंगा। अगर मैं आपसे कभी बोलूंगा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो इसका मतलब मैं उस टॉपिक के अंदर घुस के बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। और मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब हम उससे ऊपर ऊपर से नमस्ते करके निकल लेंगे। बात सुन पा रहे हैं, ये एक जनरल वर्ड्स हैं जिनको फिजिक्स ने बॉडीज के साथ जोड़ दिया है, नॉर्मल बॉडीज और वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के साथ। इतनी बातें सुन ली हैं। अब एक बात बताना, जब बहुत पहले की बात हम करें, जब से फिजिक्स या फिर मैं बोलूं हम लोगों की दिमाग डेवलप हुआ है, तो सबसे पहले हम नहीं जानते थे कि छोटे पार्टिकल्स भी कुछ होते हैं। हम जनरली छोटी छोटी बॉडीज से ही बात करते थे। फॉर एग्जांपल स्टोन्स से बात करनी शुरू की, बात करने मतलब टॉकिंग नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में जानना शुरू किया। तो बेसिकली पहले कौन सी डोमेन फिजिक्स की वर्किंग में आई, मैक्रोस्कोपिक लेवल। और उसके बाद कौन सी फिजिक्स बाद में आई होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी। हम फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की स्टडी करने लगे, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल या माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स। तो दो डोमेन सुन ली, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक डोमेन का मतलब क्या हुआ, वो डोमेन लिख सकते हैं आप, क्या, वो डोमेन जिसमें हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। बहुत छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनकी स्टडी करते हैं। और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आपको बताऊंगा। इसके बाद नॉर्मल बॉडी, मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है, जिनमें हम नॉर्मल साइज्ड बॉडीज या फिर वेरी लार्ज बॉडीज की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये दो डोमेन्स हो गई फिजिक्स की। इन्हीं के अकॉर्डिंग फिजिक्स के दो पार्ट कर दिया, अलग अलग कैटेगरीज में बट गई हैं। देखिएगा क्या बनी, हमारी पूरी बुक का कैटेगराइजेशन कर दे रहा हूं। बड़ी बॉडीज की स्टडी जो होती है उसको हम जनरली नाम देते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या नाम देते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल वर्ड समझ जाएंगे, पुराना, क्लासिकल म्यूजिक होता था। वैसे ही पुरानी फिजिक्स, ट्रेडिशनल फिजिक्स भी बोल सकते हैं इसको।
तो ये क्लासिकल फिजिक्स है, और ये वाली फिजिक्स जो होगी ये मॉडर्न फिजिक्स बन जाएगी हमारे पास। और क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या क्या आ रहा है हमारा, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बहुत अच्छी ब्रांच है, ये हमारी फर्स्ट बुक में पूरी की पूरी मैकेनिक्स ही है। इसके बाद आती है थर्मोडायनेमिक्स, क्या आ गई है, थर्मोडायनेमिक्स। अभी बताता हूं इनके बारे में, ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत है नहीं हमें अभी फिलहाल। फिर आती है आपकी ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब क्या हो गई आपकी ट्रेडिशनल फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स जो पहले डेवलप हो गई थी। मैकेनिक्स किसी बॉडी के मोशन या मोशन में पहुंचने से पहले की कहानी है। मैकेनिक्स में, पूरी मैकेनिक्स में क्या है, एक शब्द में बोल रहा हूं, मैकेनिक्स क्या है, बॉडीज का मोशन या मोशन में पहुंचने से पहले की कहानी, यानी फोर्स लग रहा है मोशन से पहले की कहानी, वो सब क्या है, मैकेनिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हीट का ट्रांसफर पढ़ेंगे, हीट के बारे में सारी बातें होंगी कि हीट एक एनर्जी है, कैसे ट्रांसफर होती है, सारे लॉस पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स, आप हमें देख रहे, हम आपको देख रहे, लाइट का रिफ्लेक्शन होना, मिरर्स, लेंसेज, चश्मा लगाना, ये सब क्या है, ऑप्टिक्स का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमारे घर में लाइट जल रही है, हम मैग्नेट्स यूज करते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं लाइट से, पंखा, कूलर, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है। ये सब किस में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। और एक बात आपको बता दूं, इन सब का अगर इस पूरी क्लासिकल फिजिक्स का किंग पूछा जाए आपसे, वैसे क्वेश्चन आने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, इस पूरी फिजिक्स में हर जगह आपको एक नाम देखने को मिलेगा, दैट इज न्यूटन। बहुत पॉपुलर है, ये वही न्यूटन है जो आपने सही पहचाना, जिनके ऊपर सेब गिर गया था, ये वही वाले न्यूटन है। क्या बोला, इस पूरे फील्ड में आपको सिर्फ एक नाम ज्यादातर दिखाई, नाम तो बहुत है लेकिन ऐसा नहीं है जहां पर न्यूटन ना बैठे हो, चाहे वो ऑप्टिक्स में, उन्होंने पूरी पूरी किताब लिखी है ऑप्टिक्स के ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स में भी है, मैकेनिक्स में तो पूरे छाए हुए हैं न्यूटन। इसमें शायद आपको देखने को नहीं मिलेंगे ज्यादा न्यूटन, बाकी सब में, क्योंकि ये थोड़ा सा नया पार्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो न्यूटन हर जगह है, हर जगह है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम फिजिक्स का क्लासिफिकेशन करें तो इसमें आती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से मतलब है पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी करना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये नाम आपको मैंने बोल दिए हैं, आपका काम है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जानबूझ के लिख रहा हूं शॉर्ट में, कि आप याद रख पाते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और धीरे धीरे मैं इसको और शॉर्ट करते जाऊंगा बाद में, कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनकी स्टडी जो फिजिक्स करती है उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। एटम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इन सबसे मिलकर क्या बन जाता है, एटम बन जाते हैं, एटम्स। एटम आप जानते हैं, मुझे उम्मीद है 9-10 में खूब सीखा है। अब मॉडर्न फिजिक्स हो गई, लेकिन इस माइक्रोस्कोपिक लेवल में आज की दुनिया एक और लेवल पे चली गई है, पूरी की पूरी दुनिया। एक बात और बताते हैं, जितने भी लॉज यहां पर वैलिड हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो यहां फेल हो जाते हैं, जो यहां आकर क्या हो जाते हैं, फिर इसलिए इनको क्या कर रखा है हमने, डिवाइड कर रखा है, एक मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक। यहां पे लगने वाले लॉज इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में कई बार फेल होते हैं। अब मैं एक बात बता रहा था, मॉडर्न फिजिक्स के बाद भी एक फिजिक्स है, वो क्या है, वो फिजिक्स हमसे ये कहती है कि जो भी है इस दुनिया में, उन सब को, जो भी मैटर है, जो भी मास है, पार्टिकल्स, मैटर हम देख रहे हैं, उस सब को ये नई फिजिक्स एनर्जी के पैकेट्स के रूप में कंसिडर करती है। किसके रूप में कंसिडर करती है, एनर्जी के पैकेट्स के रूप में, और उन एनर्जी के पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा। वर्ड बहुत नया है, क्या बोलते हैं, क्वांटा, और उस फिजिक्स को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। कुछ सुना वर्ड, क्या बोला, नई फिजिक्स क्या करती है, जो भी इस यूनिवर्स में है हर चीज को कंसिडर करती है एक एनर्जी के पैकेट के रूप में, और उस एनर्जी के पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। और इस पूरी ब्रांच को, इस पूरी फिजिक्स की ब्रांच को क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स। क्या कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स।
आई थिंक आप इतनी बातें सुन पाए हैं। ये एनर्जी की फॉर्म में कंसिडर करती है सभी चीजों को, और आजकल क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं। इसी क्वांटम फिजिक्स की हेल्प से हम टाइम डायलेशन के बारे में सोच पा रहे हैं। आज साइंटिस्ट बहुत बड़े लेवल पर वर्क कर रहे हैं टाइम डायलेशन, पीछे जाने के बारे में, यानी कि टाइम ट्रेवल करने की बहुत ज्यादा यूट्यूब पे सर्चेबल टॉपिक है टाइम ट्रेवल। वो किसकी हेल्प से पॉसिबल है, इस क्वांटम फिजिक्स को समझने के बाद ही हम समझ सकते हैं। और ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है, ये ऐसी दुनिया है जिसको इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो क्वांटम फिजिक्स ये नई है। अब बता दें, यहां पर राजा कौन था? न्यूटन थे। यहां पर मॉडर्न फिजिक्स में कई राजा हुए, ऐसा कोई एक नाम नहीं है, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा, बोहर, रदरफोर्ड, ये कई लोग ऐसे हुए, चैडविक और कई नाम ऐसे थे जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया। फिर आती है क्वांटम फिजिक्स। इस क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो इसमें कई साइंटिस्ट जुड़ जाते हैं। मैक्सवेल का नाम इसमें आता है, आइंस्टीन का नाम सबसे ज्यादा इसमें आता है। मैक्सवेल से भी पहले जो सबसे फेमस नाम है इस क्वांटम दुनिया का, वो है आइंस्टीन इस दुनिया के लिए। अब तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब इसलिए वर्क कर रहे हैं, उनके नाम भले ही आप नोबेल प्राइजेस देखिएगा, वो सब क्वांटम फिजिक्स से ही रिलेटेड हैं आज की दुनिया में, आज की डेट में। तो ये नई फिजिक्स है बिल्कुल। ये आपने फिजिक्स के क्लासिफिकेशन कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी और आगे बढ़ते हुए कि फिजिक्स वर्क कैसे करती है, क्या तरीका है फिजिक्स के वर्क करने का। बहुत छोटा सा चैप्टर है, खत्म होने ही वाला है बस थोड़ी देर में। तो क्या मैंने बोला, हाउ फिजिक्स वर्क, फिजिक्स वर्क कैसे करती है, कैसे हम फिजिक्स में काम करते हैं। देखिए, फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में हो रही है पहले से। अब उस हो रही चीज को हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे न्यूटन का ही एग्जांपल लें, उन्होंने सेब गिर रहा था, हमेशा गिरता था, रोज गिरता था, लेकिन उन्होंने उस बात को ऑब्जर्व किया और अच्छे से ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहला काम क्या होता है फिजिक्स में, कोई थ्योरी डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहला काम है ऑब्जर्वेशन। पहला काम क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद आता है, हम बोलते हैं, हम अब उस ऑब्जर्वेशन को देखकर अपना अंदाजा लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन करना। प्रिडिक्शन का मतलब ये मत समझिएगा कि हम पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। प्रिडिक्शन मतलब एक गैस करना, एज्यूम करना, या फिर एक मन में एक आइडिया डेवलप करना। तो हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या हो रहा है। इसके लिए कोई अच्छा सिनोनिम आपकी समझ में आए तो बताइएगा। मैंने मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व किया, फिर हमने एक आइडिया लगाया कि ऐसा क्यों हुआ होगा, और जब हमारे दिमाग ने वो आइडिया लगा लिया तब हम एक थ्योरी डेवलप करते हैं। हम बोलते हैं फिर हम क्या तैयार करते हैं, एक थ्योरी तैयार करते हैं। और फिर फाइनल स्टेज पर हमने समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया, ऑब्जर्व किया। आप प्रिडिक्शन को क्या बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं मेरे हिसाब से, कि आपने क्या कर ली, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद फिर आपने एक थ्योरी डेवलप की, और थ्योरी डेवलप करने के बाद फिर आती है फाइनल स्टेज, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। क्या आती है, एक्सपेरिमेंटेशन। अब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कई कई बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं तब एक्सपेरिमेंट के बाद दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप सक्सेसफुल होंगे या फिर आप फेल होंगे, दो ही बातें होंगी। तो अगर आपकी एक्सपेरिमेंट्स सक्सेस हुए तो आप क्या हो गए, पता है क्या हो गए, हैप्पी। और अगर आपके एक्सपेक्टेशन, आपके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए तो क्या हो गए, पता है ना क्या हुए। लेकिन फिजिक्स कहती है कि ये स्टेज नहीं आनी चाहिए। फिजिक्स क्या कहती है, ये स्टेज नहीं आनी चाहिए। इससे पहले हमें क्या कर देना है, जैसे हम फेल हुए, हमने दुखी नहीं होना, क्या करना है, वापस से ऑब्जर्व करनी है चीजें,
और ये साइकिल रिपीट कर देनी है। वापस से क्या करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे हमारी ऑब्जर्वेशन में कोई गलती तो नहीं रह गई, और वापस से ऑब्जर्व करेंगे, फिर वापस से साइकिल चलेगी, फिर हम सक्सेस होंगे या फेल होंगे, और ये साइकिल फेल के बाद लगातार चलती रहेगी। यानी फिजिक्स हमें सिखाती है कि फेल होने के बाद हिम्मत नहीं हारनी, क्या करना है, दोबारा पढ़ना है। और यही आपको अपनी पढ़ाई में भी करना है। आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, एक बार पढ़ ली है तो क्या करिए, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। आई थिंक समझ गए इतनी बात आप। तो ये फिजिक्स वर्क कैसे करती है, फिजिक्स के वर्क करने का ये तरीका है। आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स का एक सबसे बड़ा काम जो था। अच्छा एक बात बताना, मैं आपको बोलूं, कितने फोर्सेस आपने देखे हैं अपनी लाइफ में अभी तक? कितने फोर्सेस आपने देखे हैं या आपने सुने हैं? सुने हैं कुछ फोर्सेस। फॉर एग्जांपल आपने एक फोर्स पढ़ा होगा 9th क्लास में, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी पढ़ा है। आपने शायद नाम सुना होगा फ्रिक्शन फोर्स का, सुन लिया है ये नाम भी, फ्रिक्शन फोर्स का 9th में पढ़ा है आपने शायद। अब बात करते हैं, मैं इस बोर्ड पर ये लिख रहा था, इतना सब कुछ लिखा मैंने, मार्कर से लिखा, इंक इस बोर्ड पर चिपक गई, ये भी एक फोर्स है। ये भी क्या है, एक फोर्स है, एडहेसिव फोर्स, ये भी फोर्स है। आपने चौक से लिखे, वो भी एक फोर्स है। इस पूरे नेचर में हम बहुत सारे फोर्सेस, आपने वो सुने नहीं है तो मैं ज्यादा नाम लेना नहीं चाहूंगा आपके सामने। तो इस पूरे नेचर में बहुत सारे फोर्सेस हैं अलग अलग। तो अब क्या बोला गया, साइंटिस्ट ने सभी फोर्सेस की स्टडी की और ये फाइंड किया कि ये बहुत सारे फोर्स तो ऐसे हैं जो किसी और की वजह से आ रहे हैं, या फिर उनका ओरिजिन जो है वो कोई और फोर्स है, और हम इनका नाम अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, बस ये अलग दिख रहे हैं हमें, लेकिन ये हैं तो कुछ और ही। फॉर एग्जाम्पल अपन क्या बनाए, चाय बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय में हम दूध डालते हैं जब, तो सुनना मेरी बात, था उसमें दूध, और जब वो चाय बन के आई तो दूध का क्या हुआ, वो दिख नहीं रहा है दूध हमें, लेकिन क्या बना तो दूध से ही है, बनी तो चाय दूध से ही है ना, लेकिन वो दूध हमें दिख नहीं रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बनी किससे हैं लेकिन वो दिख नहीं रही हैं हमें। तो इसीलिए इतने सारे फोर्सेस की भीड़ को खत्म कर दिया और बेसिक कंपोनेंट्स तैयार किए। और वो सुनना, एक नया टॉपिक है हमारे पास, क्या नाम है, फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल का मतलब बेसिक फोर्सेस। कैसे फोर्सेस, बेसिक फोर्सेस। बेसिक मतलब जितने भी फोर्सेस दुनिया में हैं या जितने भी फोर्स हम जानते हैं, उन सभी फोर्सेस को इन चार की हेल्प से, इन चार में से किसी एक की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं यहां पर चार फंडामेंटल फोर्सेस लिखने जा रहा हूं, उन चार की हेल्प से हम दुनिया के सभी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और फोर्स है ही नहीं। देखिए क्या है वो फोर्स। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ है फाइनली वीक न्यूक्लियर फोर्स। चार फोर्सेस बता दिए मैंने। इन चारों के नाम पहले तो याद कर लीजिए, नाम याद हो जाएं तब मैं बता दूं आपको। ये आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फंडामेंटल, पहले नाम सुनना, फंडामेंटल का मतलब समझ गए हैं, बेसिक फोर्स जिनकी हेल्प से हम सभी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इनको अगर मैं आपसे बोलूं इन चार में से आप ग्रेविटेशनल फोर्स को इनकी हेल्प से एक्सप्लेन कर दीजिए तो हम मना कर देंगे, नहीं कर सकते।
मैं बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को बाकी तीन की हेल्प से एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं कर सकते, यानी कि ये अपने आप में मोस्ट फंडामेंटल है, मोस्ट बेसिक है, इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी और की हेल्प से, लेकिन इनकी हेल्प से और फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दीज आर दी फंडामेंटल फोर्सेस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स मैं ऐसे जल्दी से बताते जा रहा हूं किसके किसके बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस दुनिया में किन्हीं भी दो मासेस के बीच में लग सकता है। कोई भी दो मासेस हैं उनके बीच एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। किन्हीं भी दो मासेस के बीच में एक फोर्स लगता है, किसका फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये किसके बीच में, मासेस के बीच में, ये किसके बीच में, चार्जेस के बीच में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इसकी हेल्प से ही हम फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में बताऊंगा कैसे, किसको एक्सप्लेन करते हैं, फ्रिक्शन को। एक टेंशन फोर्स होता है, वो भी इसी की वजह से, या यही होता है, वो बस नाम बदल दिया है उसका, टेंशन कह दिया है या फ्रिक्शन कह दिया है। वो सब फोर्स क्या है जो मैंने अभी बोला था, एडहेसिव फोर्स, ये मार्कर से लिख रहा हूं, वो भी फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है वो, बस तरीका उसका रूप बदल गया है, हम दूसरे रूप में पढ़ते आए हैं उसको। किनके बीच में लगता है, चार्जेस के बीच में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बात मैं 12th में फिर आएगी आपके पास पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ सकते हैं 11th में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। और बताइएगा न्यूक्लियस के अंदर रहता कौन है, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कोई नहीं, दो ही लोग तो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये फोर्स क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनको बोलते हैं हम, वैसे एक नाम अगर आप याद रख पाए अभी, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। बड़ा मुश्किल नाम नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। तो ये फोर्स लगता किन में है, न्यूक्लियॉन्स में लगता है। और न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, इसलिए हम बोलते हैं ये फोर्स बहुत छोटा है, बहुत छोटी रेंज में वैलिड है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। जैसे ही पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स दूर हुए, ये फोर्स लगना बंद हो गया। कब लगता है, जब वो बहुत पास होते हैं। और होता कैसा है, अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। कभी कभी रिपल्सिव भी हो जाता है, वो भी सीखेंगे बाद में। ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरीके का होता है। ये कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। सुन लिया, ये किसके बीच में लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। शॉर्ट रेंज होता है। कैसा होता है, शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज से मेरा मतलब जब ये पार्टिकल्स कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास पास होंगे तब ये फोर्स लगेगा, दूर दूर होंगे तो नहीं लगेगा। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मेरा मतलब है सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में नहीं लगता है, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, सीधी बात। ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, लार्ज रेंज फोर्सेस हैं, शॉर्ट रेंज नहीं है। ये कितनी भी दूर हो बॉडीज, इनके बीच ये फोर्स लगता है, तो ये लार्ज रेंज फोर्सेस हैं। इनकी रेंज कैसी है, बहुत बड़ी है, दोनों की ही। अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स या सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये लगता है जो बीटा, अब आप इतना नहीं समझेंगे, जो एक पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है। अब ये नाम अभी मत पूछेगा आप, एंटी न्यूट्रिनो क्या है, ये आप सीखेंगे आगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे आप 12th में आएंगे तब सीखेंगे। तो एक पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो, जो बहुत ही नन्हा सा पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है। बीटा डिके, रेडियो एक्टिव डिके, मत कंफ्यूज होना। किसमें लगता है, सीधी बात, more क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स और एक पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोला इसको, एंटी न्यूट्रिनो।
इन पार्टिकल्स के बीच में लगता है, ये भी कैसा फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। अब एक बात और बता दें, 4 फोर्सेस आपके पास लिखे हैं, अगर इनका कंपैरिजन करूं कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स जो है वो आपका कौन सा है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। कौन है सबसे ज्यादा स्ट्रांग, स्ट्रांग नाम ही उसका है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे ज्यादा स्ट्रांग। अगर मैं ऑर्डर में लिखूं तो सबसे स्ट्रांग कौन है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेकंड नंबर पे स्ट्रांग है। फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये तीसरे नंबर पर। सबसे वीक कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इनका एक ऑर्डर लिख देता हूं। सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके बाद कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद किसका नंबर आता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये नोट कर लीजिएगा एक बार। और सबसे ज्यादा वीक कौन है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास 4 फोर्सेस थे, स्ट्रॉन्गेस्ट, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और सबसे वीक कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात याद रखिएगा। और ये रहा आपका चैप्टर 1 का दी एंड। सारी बातें क्या आपने रिकॉल अपने दिमाग में रख ली, नोट्स बनाइएगा, दोबारा पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या क्या आप सीख गए हैं। इससे ज्यादा चैप्टर में है नहीं, बाकी बातें अगले चैप्टर में हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।